हाय फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम। आज हम सिविल के 100 इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स क्लियर करेंगे। इसमें आज हम फर्स्ट पार्ट में 25 ही कवर करेंगे इस सीरीज में से। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है ओपीसी वर्सेस पीपीसी। ओपीसी आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पीपीसी पोर्टलैंड पोज्जोलाना सीमेंट। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म हो गई और इनमें बेसिकली कुछ अदर डिफरेंसेस भी हैं आपके ओपीसी पीपीसी। जैसे पहला तो आपका ओपीसी सेट फास्टर, इसके पीपीसी के कंपेरिजन में ये फास्ट सेट होता है। और कंपोजिशन ओपीसी का आपका मेन इंग्रेडिएंट जो है लाइमस्टोन होता है CaCO3 एंड क्ले। वहीं आपका पीपीसी में ओपीसी प्लस पोज्जोलाना, बेसिकली इसमें फ्लाई एश ऐड कर देते हैं यहाँ टू मेक इट चीपर। ठीक है, ये आपका फ्लाई एश आपका वॉल्केनिक ऐश भी हो सकता है या आपके एंटीपीसी फर्नेस से भी निकलता है, वो भी एडिट कर देते हैं एज पर लोकली अवेल मटेरियल। सो स्ट्रेंथ वाइज आपका ओपीसी गेन्स स्ट्रेंथ फास्टर वाइल पीपीसी गेन स्ट्रेंथ स्लो बट लॉन्ग टर्म इज गुड। इसका मतलब है जो आपका पीपीसी है एक लॉन्ग टर्म के बाद उसी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है, लेकिन इसका जो सेटिंग रेट ऑफ हाइड्रेशन है स्लो है इन कंपैरिजन ऑफ ओपीसी। सो इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होता है पीपीसी का, क्रैक्स भी कम जनरेट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ कम लेता है। एक प्रोग्रेसिव वे में हम कह सकते हैं एंड ऑफ द डे या ये धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया किसका ज़्यादा है किसका कम। और कॉस्ट ये थोड़ा सा चीपर रहता है ओपीसी के कंपैरिजन में आपका पीपीसी, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहता है आपका पीपीसी, क्योंकि जो आपका ओपीसी है मोर पॉल्यूशन वाइल मेकिंग एंड पीपीसी मोर इको फ्रेंडली ड्यू टू फ्लाई एश यूजेज। ठीक है, मैंने और भी आपको इसके डिफरेंसेस बता दिए। नेक्स्ट अगला है सीमेंट ग्रेड्स 33, 43, 53। तो बेसिकली इसकी ग्रेड्स जो है ये डिपेंड आपका शो करते हैं 28 डेज में स्ट्रेंथ। जैसे आपका 33 इट मीन इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 33 MPa 28 डेज के रेस्पेक्ट में, और 43 का कितना हो जाएगा 43 MPa। ठीक है, MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर को ये यूनिट रिप्रेजेंट करता है 20 डेज में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। सो अगर मैं तीनों का कंपैरिजन यहाँ पे करता हूँ 33, 43 एंड 53, तो स्ट्रेंथ वाइज आपको क्लियर हो गया 33 MPa, इसका 43 MPa एंड 53 MPa। ठीक है, सेटिंग टाइम वेट ए मिनट, सेटिंग टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका लो, इसका मीडियम, इसका हाई। ठीक है, इसकी सेटिंग टाइम बहुत ही कम होता है, इसका मीडियम और इसका सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन जो कि मेन फैक्टर है आपके सीमेंट के केस में, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी लो, ये मीडियम और ये भी हाई। ठीक है, जैसे सेटिंग टाइम पे डिपेंड करता है आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर वो उसका धीरे धीरे आपका सेटिंग जो है स्टार्ट हो रहा है, प्लास्टिसिटी लूज कर रहा है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ऑब्वियसली स्लो ही होगा। ठीक है, और अगर हम यूज की बात करें तो आपका जो 33 है आप प्लास्टरिंग के लिए यूज कर सकते हो, और जहाँ पे भी कह सकते हैं लो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। मीडियम मोस्टली हम मीडियम आपका जैसे ब्रिक वर्क हो गया, वॉल कंस्ट्रक्शन हो गया, RCC वर्क में यूज करते हैं। अब बात आती है हाई की। हाई बोले तो 53
इसका यूज कहाँ पे है? इसका हाई स्ट्रेंथ आरसीसी लाइक ब्रिजेज में है, सस्पेंडेड फ्लोर्स हैं, उस तरीके के केस में हम यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाटर सीमेंट रेशियो। वेट ए मिनट, मेरे को थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूँ। ओके, चलेगा। अगला है वाटर सीमेंट रेशियो। देखो, वाटर सीमेंट रेशियो एक मेन एंड मेजर फैक्टर है कंक्रीट का। ठीक है, आप अगर इसका नोट करना चाहें तो इसकी रेंज होती है कि प्लास्टिक के केस में वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, हाई स्ट्रेंथ आरसीसी के केस में कितना होता है। जैसे हाई स्ट्रेंथ के केस में आपका 0.4, 0.42, 0.45 ये रेंज होती है। बेसिकली आपको वाटर सीमेंट रेशियो उतना ज़रूरी नहीं है आप मेमोरी में रखें, पर बेसिक 1-2 रख सकते हैं। जैसे आरसीसी का केस है हाई स्ट्रेंथ के केस में, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम प्रैक्टिकली फील्ड की बात करें तो जब आप प्लांट पे होते हैं और जब आपको एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के ट्रायल्स करने पड़ते हैं टू रेडी द मिक्स, तो आप उसमें वाटर सीमेंट रेशियो प्लस प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट आपको प्लस माइनस करने पड़ते हैं। ट्रायल मिक्स कैसे करते हैं बैचिंग प्लांट पे कंक्रीट के केस में, ये मैं इसके लिए एक सेपरेट आपको थोड़ा सा वो अपने आप में एक लेंथी सब्जेक्ट वो है टॉपिक, उसको लेटर ऑन में लेके आऊँगा विद कैसे करते हैं प्रैक्टिकली फ्रॉम लैब से आपके बैचिंग प्लांट को मेंटेन। ठीक है, सारी डिटेल्स होगी। फिलहाल आप वाटर सीमेंट रेशियो को कह सकते हैं टू कंट्रोल स्ट्रेंथ। बिल्कुल, जब वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप वाटर कंटेंट ज़्यादा एडिट कर दोगे तो उसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली वीक हो जाएगी। ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ बोथ आर अफेक्टेड बाय द वाटर सीमेंट रेशियो। हाँ, एक क्वेश्चन ये है वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप इसको कम करते हैं तो इसकी वर्केबिलिटी कम होने लगती है कंक्रीट की, इट मीन हार्डन की स्टेज में जाता है। लेकिन ऐसा नहीं आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप मेंटेन कर सकें। इसके लिए प्रॉपर आपको ट्रायल मिक्स होते हैं कंक्रीट के कि कितना पानी एडिट करें कि आपको उतने रिक्वायर्ड टाइम में उतनी स्ट्रेंथ अचीव हो सके। अब जैसे आपने कई बार ये सुना होगा, साइट पे आपका बैचिंग प्लांट से आपका कंक्रीट आया, साइट पे जैसे ही आप पंप के पास में पहुंचा, सपोज 3 आवर्स आपका ट्रैवल करके आया और आपके पंप ऑपरेटर ने पानी ऐड कर दिया बिना किसी इंजीनियर के कंसर्न के, तो उससे क्या है, आपने जनरली सुना होगा कि कंक्रीट में सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो गए। वो इसी कारण होते हैं क्योंकि एक अनस्किल्ड बंदे ने वो आपका वाटर सीमेंट रेशियो डिस्टर्ब कर दिया। वाटर सीमेंट रेशियो को अगर आपको उससे थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है तो उसके लिए एडमिक्सचर्स आते हैं, आप ऐसे नहीं अपनी मर्ज़ी से पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लोअर स्ट्रेंथ, लोअर रेशियो है ना, हायर स्ट्रेंथ, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अगला है एग्रीगेट्स। ग्रेडेड एग्रीगेट एंश्योर बेटर बॉन्डिंग एंड लोअर वॉइड्स। यहाँ पे ग्रेडेड एग्रीगेट्स, ये ग्रेडेड वर्ड्स अपने आप में कंप्लीट है। ग्रेडेड बोले तो वेल ग्रेडेड हमें एग्रीगेट्स यूज करने हैं। अगर आप वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स नहीं यूज करेंगे जिनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की इम्पैक्ट वैल्यू अगर एज पर रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्या होगा, ड्यूरिंग जब आप उसको मिक्स कर रहे हो तो वो अपनी सरफेसेस एब्रेशन के कारण ऑलरेडी अपनी शेप चेंज कर चुके होंगे। तो जब वो आप कंक्रीट में जहाँ पे भी आपको उसे प्लेस करना है, चाहे कॉलम हो, तो वो प्रॉपरली उसमें आफ्टर कॉम्पैक्शन भी, सपोज ये आपके एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, तो ये एब्रेशन के कारण है कि इसकी एजेस डैमेज हो जाएंगे, ये एक दूसरे से पैक नहीं हो पाएंगे जब आप इवन वाइब्रेटर भी यूज करेंगे। ठीक है, और चांसेस ऑफ हनीकॉम्ब will increase, that will weaken your concrete. ओके, तो इसलिए एग्रीगेट आपके प्रॉपर ग्रेडेड होने चाहिए, वेल शेप्ड होने चाहिए, एब्रेशन वैल्यू अप टू ए लिमिट होना चाहिए उसका। ठीक है, अगला है आपका वेट ए मिनट,
अगला क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड बेसिकली क्या है, जब कई बार आप अपना जहाँ से भी अपना प्रोक्योरमेंट के लिए मटेरियल ले रहे हैं, जहाँ से भी आपका प्रोक्योरमेंट जहाँ जिस भी सप्लायर से ले रहे हैं, ये आपकी साइट है। जब भी ये आपकी साइट के पास मटेरियल भेजेगा, आपने देखा होगा जनरली फाइन सैंड में कुछ आपका वो उसको गीला करके भेजते हैं, वेट करके ठीक है, थोड़ा बहुत आपको सपोज कई बार ये रहता है कि उड़ ना जाए रास्ते में ड्यू टू, लेकिन उसका हार्मफुल रिजल्ट ये है अगर आप उसको कंप्लीटली मतलब कह सकते हैं आपका 20% से ज़्यादा अगर आप उसमें उसको मॉइस्चर देते हैं तो वो पूरी तरह सेटल हो जाता है, पानी नीचे आ जाता है, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बेसिकली बल्किंग ऑफ सैंड मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो जाना, मॉइस्चर इंक्रीज द सैंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसकी एज पर IAS कोड कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप इतने % तक आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो वाटर, ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड टू चेंज द वॉल्यूम। अगला है स्लम्प टेस्ट। स्लम्प आपका वर्केबिलिटी मेजर करता है कंक्रीट के। वैसे तो वर्केबिलिटी मेजर के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन बेसिकली जो सबसे कन्वीनियंट और इजीली साइट पे होता है, इजी टू कैरी और इजी टू ऑपरेट एंड इजी टू एग्जीक्यूट, वो है स्लम्प टेस्ट। इसमें जनरली क्या होता है, आपका एक कॉन होता है इस तरीके का, जिसकी डायमेंशन है टॉप में आप इसे जनरली थंब रूल 100, 200 एंड 300 के हिसाब से याद माइंड में रखिए, ये mm में है सारी। ये टॉप साइड 100, ये आपका 200 और ये आपका हाइट 300 mm। इसको हम 4 लेयर में 1 2 3 4 कंक्रीट को फिल करते हैं और ईच लेयर को 25 नंबर्स ब्लोज देते हैं। ये एक रोड है, इसको टैंपिंग रोड बोलते हैं, इसका डाया 16 mm है, ठीक है, 600 mm की रोड है। इससे 25 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं ईच लेयर को कंक्रीट, जैसे अपनी 4 लेयर है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आप इसे आफ्टर कॉम्पैक्शन जैसे आप इसे लिफ्ट अप करोगे, ये कुछ इस तरीके से रहता है। वेट ए मिनट, ये इसकी बेस प्लेट, इसमें एक आपका हैंडल भी रहता है इसको लिफ्ट अप करने के लिए। जैसे आप ये कॉन को निकाल दोगे तो जिस प्लेट पे कंक्रीट किया कुछ सपोज इस शेप में आ गया, तो ऊपर से ये वाली हाइट हम मेजर कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आई उसे नोट कर लेते हैं, दैट विल बी द स्लैम्प वैल्यू। अब स्लैम्प वैल्यू आप अगर प्रैक्टिकली मैं साइट की बात करूं 120 से 150 आपको अलाउ किया जाता है, कुछ साइट पे 140 हो सकता है, कुछ साइट पे 130 तक ले सकते हैं। लेकिन जनरली ये अगर आप समर में अपना कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो 140 तक क्लाइंट भी एप्लीकेबल कर देता है, क्योंकि अगर नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हार्डन स्टेज में पहुंच जाएगा और उसके साथ काम करना लेबर के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और फिर कई बार ये रहता है कि वाइब्रेटर जो हम इसे कंक्रीट कॉम्पैक्शन के लिए यूज करते हैं वो नहीं कर पाए कहीं पे फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे डेफिनेटली 100% हनीकॉम्ब के चांसेस आपको मिलेंगे। इसलिए स्लम्प टेस्ट इज मेजर क्वालिटी टेस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग। सो अगला अपना क्वेश्चन है क्यूरिंग का। वेट ए मिनट, चेंज द कलर। क्यूरिंग बहुत ही मस्ट है आपको। आपने जब तक कंक्रीट को स्टार्टिंग में आप उसको सेटन की, अब उस कंक्रीट की जो कह सकते हैं सीमेंट का जो अपना सेटिंग प्रोसीजर है या टाइम है, तो वो क्या है, जैसे आपने कंक्रीट किया और वो हार्डन स्टार्ट उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है, इट मीन हीट ऑफ हाइड्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो उसको मॉइस्चर को वो बाहर जाने से रोकता है। सीधी बात, वो जितना रहेगा मॉइस्ट रहेगा तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन उतने ही एक प्रॉपर मैनर में चलेगी। अगर आप सपोज आपका पानी उड़ गया, आपका वाटर एवेपोरेट हो गया, तो उसमें पानी की कमी हो जाएगी और उसकी जो प्रोसेस है हीट ऑफ हाइड्रेशन की
वो स्लो हो जाएगी और कंक्रीट अपना रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा और कंक्रीट वीकन हो जाएगा और लेटर ऑन उस आपका स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा कहीं ना कहीं और चांसेस ऑफ फेलर बढ़ जाएंगे। तो कंक्रीट का देखा आपने कितना बड़ा रोल है। नेक्स्ट है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये बेसिकली एक टेस्ट है जिसको हम ब्रिक्स पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रिक्स का लिया है, वैसे आपका सीमेंट पे भी होता है, आपके कंक्रीट के केस में भी होता है, ब्रिक्स में भी होता है। तो मिनिमम जो स्ट्रेंथ है इसका आपका ब्रिक्स का वो 3.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। 3.5 MPa भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अगला है ब्रिक डायमेंशन। ब्रिक डायमेंशन आपका 190 बाई 90 बाई 90 mm है और ट्रेडिशनल जो इसका साइज़ है, जो आपको जनरली आप घरों में अपना ब्रिक्स यूज करोगे, वो मिलेगा आपको 230 बाई 115 बाई 75 mm। ये 75 आपको जनरली कई बार 70 मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा, ये थोड़ा बहुत वेरिएट करता है वैसे, बट रिक्वायर्ड साइज इज 75, ठीक है। अगला है आपका मोर्टार मिक्सेज। वैसे यहाँ पे जो मिक्सेज हैं वो जनरली 1.6 और 1.4 दिया हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ही आपका रेशियो यूज करना है। एज पर ये आपका सपोज ब्रिक वर्क में आपको जो आर्किटेक्चर है वही डिस्क्रिप्शन में देगा कि आपको 1.6 का करना है, 1.4 का करना है, बट कॉमनली वाले यहाँ पे ले लिए गए 1.6 आपका 9 इंच के लिए होता है और प्लास्टर के केस में 1.4 होता है, ठीक है। अगर अब मैं डिटेल में जाऊँ तो अगर आपका 4.5 इंच का ब्रिक वर्क है 4.5 का, तो उसमें 1.4 का रेशियो भी यूज किया जाता है मोस्टली साइटों पे। प्लास्टर की बात करूँ तो आपका 1.6 वॉल्स पे और सीलिंग में 1.4 यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन एंड टाइप ऑफ वर्क। अगला है आपका एडमिक्सचर। देखिए एडमिक्सचर जो है ये जनरली आपका देखो यूज फॉर वाटर रिडक्शन, सेटिंग कंट्रोल, वर्केबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट। मेन पॉइंट है इसका ये, सेटिंग को कंट्रोल करता है ये। सपोज आपकी साइट बहुत ज़्यादा दूर है तो आपकी कुछ एडमिक्सचर आते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, पाउच के फॉर्म्स में भी आते हैं। आपने सपोज उसमें ऐड ऑन कर दिया तो वो उसकी जो सेटिंग का टाइम है वो बढ़ जाएगा। सपोज आपका 60 किलोमीटर है साइट से आपका बैचिंग प्लांट से आपका कंक्रीट आता है, ये 60 किलोमीटर है, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप में काफ़ी डिस्टेंस है। तो इसमें हम एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये इसको सेट नहीं होने देगा, टाइम को बढ़ा देगा, कंक्रीट आपका ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे रिटार्डर हो गया, एसेलरेटर हो गया, ठीक है, रिटार्डर्स भी आते हैं। तो बेसिकली रिटार्डर एंड एसेलरेटर आर द बेसिक 2 फॉर्म्स ऑफ द एडमिक्सचर विच कैन कंट्रोल द एडमिक्स आपका कंक्रीट प्रॉपर्टीज, ठीक है। सीधी सी बात है। तो वर्केबिलिटी भी आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वर्केबिलिटी बोले थोड़ा सा आपको सपोज वर्केबिलिटी आपका कोई रिटेनिंग वॉल है, बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट है, या कोई कॉलम है जिसमें इजीली आपका कंक्रीट नहीं जा सकता है हार्डन स्टेज में, या स्लम्प वैल्यू 120 या 110 पे नहीं जा सकता है, आपको वर्केबिलिटी इंप्रूव करनी है, यानी स्लम्प वैल्यू बढ़ाना है, 150 तक ले जाना है, तो आप पानी से ऐड ऑन नहीं करोगे, उसमें एडमिक्सचर ही डालोगे। एडमिक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चल के और क्लियर होगा जब डिटेल में आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंक्रीट। टाइप्स ऑफ कंक्रीट नॉमिनल आपका M10 M20। नॉमिनल बोले तो ये आप RCC में यूज नहीं करेंगे। पहले आपका जनरली M20 को हम RCC में यूज कर लेते थे, लेकिन आजकल ये नॉमिनल छोटे मोटे ऑर्डिनरी वर्क्स में यूज करते हैं। और कंक्रीट RCC वर्क में M25 से स्टार्ट करके उससे प्लस बियॉन्ड M30 से बियॉन्ड आपका M30, M35, 40, 45, 50 एंड बियॉन्ड M60, M80
ठीक है। तो एज पर डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ये कंक्रीट ग्रेड्स होते हैं। इसमें एम स्टैंड फॉर मिक्स, जैसे आपका M10 है, M10 रिप्रेजेंट करता है आपका 28 डेज में इसका स्ट्रेंथ विल बी 10 MPa, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अगला है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सॉरी, मैंने ये दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट सो मैंने आपको बता दिया M4 स्ट्रेंथ, यहाँ था टाइप ऑफ कंक्रीट, तो नॉमिनल वर्सेस डिजाइन मिक्स, ठीक है। नॉमिनल आपके ये हो गए, डिजाइन मिक्स जो M20 है उससे प्लस। सेम क्वेश्चन ये भी आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। यही मैंने आपको अभी क्लियर किया। M4 मिक्स 25 और ये 20 डेज में आपकी स्ट्रेंथ शो करता है जो भी है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के ये कह सकते हैं क्लोज टू आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कंक्रीट क्रीप। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप अपना इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं अपने यूट्यूब साइड में, एज पर योर डिजायर। अगला है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सॉरी कंक्रीट क्रीप। कंक्रीट क्रीप है लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन अंडर लोड। मतलब एक सपोज ये आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म के बाद इसने जो भी लोड लिया तो उसको जो और उसके कारण इसमें जो भी चेंजेज आए, ठीक है, वट एवर चेंजेज किसी भी डायरेक्शन में, तो चेंजेज को हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन, क्योंकि कंक्रीट में कोई चेंजेज आने नहीं चाहिए सिर्फ आफ्टर कंक्रीटिंग, अगर फिर भी आते हैं तो उस डिफॉर्मेशन को ही हम क्रीप कहते हैं। अगला है श्रिंकेज। श्रिंकेज वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू मॉइस्चर लॉस। मैंने अभी पीछे बताया था अगर आपका कंक्रीट में से मॉइस्चर एवेपोरेट हो जाता है उससे आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस इफ़ेक्ट होगा, साथ ही साथ उसके वॉल्यूम में भी चेंजेज आ सकते हैं क्योंकि मॉइस्चर जो उसमें ट्रैप्ड था वो आपका एवेपोरेट हो गया या किसी भी रीजन से, तो चांसेज ऑफ क्रैक एंड वीकन ऑफ कंक्रीट। सेम देखो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंकअप हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, सब बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अपना BMC। अगला है IS 456। इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो IS कोड है आपको कोई और याद हो ना हो इसको एक बार रन थ्रू ज़रूर कर लेना। बाकी जो इसमें अंदर क्या क्या है अपने आप में काफ़ी बड़ा IS कोड है, वो उसका एक सेपरेट हम डिस्कशन कर लेंगे फिर कभी। ये आपका 3832.016 ये एग्रीगेट बेसिकली क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में हर चीज़ के हमने IS कोड यानी इंडियन स्टैंडर्ड बना रखे हैं। इससे क्या है एक लाइन ऑफ वो रहता है अपनी सोसाइटी में सिविल इंजीनियरिंग में कि आपको इतने पैरामीटर्स ये चीज़ें फॉलो करनी, नहीं तो हर कोई अपनी इंजीनियरिंग लगाएगा नहीं इतना ओके है। मैं तो कहता हूँ कि 10 MPa ही सफिशेंट है इस लोड के लिए, दूसरे वाला बोलेगा नहीं 20 MPa सफिशेंट है। सो इसलिए IS कोड ने इन सब चीज़ों को एक पैकेज के रूप में रखा है। ये ही गाइडलाइंस हैं इंडिया के लिए, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसलिए IS कोड बनाए गए हैं टू क्लियर द गाइडलाइंस वट एवर इन मटेरियल केस, टेस्टिंग, क्वालिटी एंड वर्किंग एग्जीक्यूशन एवरीथिंग IS कोड हैव इटसेल्फ। सो नेक्स्ट है फ्लाई एश यूजेज। मैंने बताया फ्लाई एश आपका NTPC की फर्नेस से निकल सकता है या आपके और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं उनसे। मेजर है अपना NTPC फ्लाई एश, जनरली राख होती है, ये आपका PPC आपके सीमेंट में यूज होता है। इसमें रेट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है इसलिए रिड्यूस हीट निकलती है और इम्प्रूव वर्केबिलिटी, काम करना आसान हो जाता है इसके साथ। अगला है आपका GGBS, ठीक है। ये भी ब्लास्ट ग्रेनुलर ब्लास्ट स्लैग होती है, ये भी फ्लाई एश की तरह ही है, ठीक है, फर्नेस से निकलती है। और अगला है TMT बार्स। देखो जैसे कंक्रीट की ग्रेड्स होती हैं ऐसे स्टील की भी होती हैं आपकी। माइल्ड स्टील बार की TMT बार थर्मो मैकेनिकली
ट्रीटेड बार्स बोलते हैं इनको फुल फॉर्म। पहले हम स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में आपको याद हो या कोई आप अगर अभी स्टडी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में M4 यही ग्रेड चलता था कंक्रीट का। उसके बाद M15 आया, अभी F50 550 है, अभी करंट में एक और 550D ये चल रहा है, टाटा या किसी भी मेक का हो सकता है। ठीक है, ये जो आपका D है, D स्टैंड फॉर डक्टिलिटी, ये पूछ लिया जाता है कई बार D एग्ज़ाम्स में, D स्टैंड फॉर व्हाट, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, FE जैसे ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ शो करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। रीबार कवर, रीबार आप ये स्टील को ही बोल रहा है। बीम स्लैब के लिए जनरली हम 20 mm, बीम के लिए 25, फाउंडेशन के लिए 50 mm, लेकिन फाउंडेशन के केस में कई बार आपको 75 mm भी दे देता है, जैसे राफ्ट के केस में हो गया। ठीक है, तो ये वैसे तो आपको जो भी ड्राइंग आप यूज करोगे साइड पे आपको लीजेंड्स दिया रहता है ड्राइंग में, एक साइड में उसमें मेंशन रहता है, लेकिन जनरली आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लैपिंग लेंथ, आपका जो स्टील रॉड से मार्केट से आता है वो 12 मीटर का रहता है, लेकिन साइड पे फिर हमें कई बार ये एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो लैपिंग है, यहाँ पे लैपिंग करेंगे हम, ये इसकी है 50D लेते हैं इसको, 50D डाई ऑफ बार जो भी है, 16 mm का 12 mm वटेवर। ठीक है, उसके बाद है हुक एंड बैंड्स, जैसे आपका बीम है, बीम में आप L शेप का स्टील इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो इसको बैंड बोलते हैं। रिंग है, ये रिंग बनाया आपने, इस तरीके से हुक होता है इसमें। ठीक है, इसको हम हुक बोलते हैं। ठीक है, इन बैंड्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। जब आप BBS निकालोगे तो ये आपका जो बैंड है तो इसका कट लेंथ कैसे निकालना है, तो ये बैंड मैटर करते हैं उस समय कि आपका ये जो है 135 पे है और ये आपका 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो इनकी कट लेंथ इसी एंगल के हिसाब से निकाली जाती है, तो ये कॉस्ट एनालिसिस में काम आता है इसका यूज। ठीक है, उसके लिए हम सेपरेटली BBS का एक में स्टील के केस में बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए जनरल कैसे कट लेंथ निकालते हैं, जल्दी ही हमारी कुछ सॉरी वीडियो जाएंगे, उस पर भी पूरी एक लिस्ट रेडी करेंगे हम, उस पर काम चल रहा है अभी। ठीक है, लैपिंग लेंथ हो गई, टू कनेक्टिंग द टू बार्स, हाउ मच लेंथ इज 50D इन टेंशन जोन। हुक एंड बैंड्स हो गए। अगला है आपका ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, NDT। देखो दो तरीके के टेस्ट होते हैं, DT और NDT। डिस्ट्रक्टिव, नॉन डिस्ट्रक्टिव, जिसमें आपका स्पेसिमेन सैंपल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग टेस्टिंग, उसको हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं, जैसे क्यूब टेस्ट करते हो आप। ठीक है, तो जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो इस टेस्ट को तब तक लोड दिया जाता है क्यूब टेस्टिंग मशीन में जब तक ये ब्रिटल ना हो जाए, तो ये डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में आते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव NDT, इसमें क्या है, मशीन आपका टूल्स कह सकते हैं उसको, एक डिजिटल डिस्प्ले की मशीन होती है, उसमें आपका एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर होता है, इसे कंक्रीट सरफेस पे लगाया जाता है, ये कॉलम सपोज, और इसमें रीडिंग आ जाती है। ठीक है, जब हम जैसे यहाँ पे तो रिबाउंड हैमर का आपको बताया गया, दूसरा ये रहा सेकंड UPB। इस बेस में क्या है, ये मैंने ट्रांसमीटर और रिसीवर कंक्रीट की सरफेस पे लगाए और ऑन किया मशीन को, ये रेज भेजेगा अंदर और वो वापस रिसीवर के पास आती हैं और जिस स्पीड से आई वो इस डिस्प्ले में नोट हो जाती है। ठीक है, और वो वैल्यू किलोमीटर पर सेकंड में आती है। UPB का अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। सेम कंसेप्ट रिबाउंड हैमर का है, इसमें एक हैमर होता है, सिलेंड्रिकल जैसा, इसको भी हम, ये हमारा सपोज कॉलम है, इस पे प्रेस करेंगे तो इसमें भी हमें ये रेज भेजता है और इसमें एक डिजिटल गेज रहता है, उसमें ये रीडिंग आ जाती है। बेसिकली ये बताते क्या है, कोई आपकी कंक्रीट के अंदर उनकी जो इनसेंट आपकी रेज गई उसकी, तो कहीं पे अगर हनी कॉम्ब है तो वो
वापस नहीं आती है या ब्रेक होके आएगी, तो उन्हें पता लग जाता है कि कंक्रीट डेंस नहीं है, अंदर से कहीं ना कहीं वीकन है। तो ये भी आपका टेस्टिंग में मेजर रोल करते हैं आफ्टर कोई भी मेंबर आपका कास्ट हो जाता है उसके बाद। ठीक है। हनी कॉम्बिंग इन कंक्रीट। हनी कॉम्ब सपोज आपका पानी, कोई भी मेंबर है आपका सर्कुलर कॉलम है फॉर एग्जांपल, इसमें से कंक्रीट में से आपका पानी एवेपोरेट या वाटर एवेपोरेट हो गया है और तो उसमें आपने वाइट्स को जनरेट कर लिए, तो उसको हनी कॉम्ब बोलते हैं। हनी कॉम्ब बेसिकली पुअर कॉम्पैक्शन की वजह से आते हैं। ठीक है। या आपने वाटर सीमेंट रेशियो पे डिस्टर्ब कर दिया, सेग्रीगेशन आ गया, एग्रीगेट एक साइड में हो गई, पानी एक जगह हो गया, पानी बाद में उड़ जाता है तो वहाँ पे पॉकेट बना देगा, दैट्स कॉल्ड हनी कॉम्बिंग। ये है इफ्लोरोसिन। ये क्या है, जनरली डैम्पनेस से आते हैं। जनरली आपने घरों की वॉल्स पे देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर टेबल ऊपर है पानी का, डीपीसी वगैरह नहीं डाला है, या इवन कई बार डाल भी देते हैं लेकिन वाटर टेबल बहुत ज़्यादा ऊपर है तो भी वो वाइट सॉल्ट जैसा आपको दिखता है, तो उसको इफ्लोरोसिन्स कहते हैं। वाइट सॉल्ट डिपॉजिट इंडोर पुअर मटेरियल हो या आपका वाटर टेबल बहुत ज़्यादा ऊपर है, सॉल्टी पानी है, ये डिपेंड करता है लोकली टेरेन पे ऑफ द एरिया, और मटेरियल पुअर क्वालिटी का, पुअर ग्रेडेड का यूज किया, वो भी इफ़ेक्ट करता है इसको। इसके लिए वाटर प्रूफिंग प्लस डीपीसी डैम प्रूफिंग कोर्स, इस तरीके के प्री काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। तो आज हम इतना ही 26 तक ही करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा हो, पर मैंने थोड़ा सा सोचा है कि हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा डीप चीज़ों को कनेक्ट किया जाए, यही पॉसिबल है। और साइट से रिलेटेड जो भी मुझे लगेगा क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। लेटर ऑन आप लैब पे जाएंगे, किसी भी साइट पे जाएंगे तो ये इट विल हेल्प फॉर यू। ठीक है। चलिए, आपको अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अपना एक कमेंट्स आप डाल सकते हैं कहीं पे भी कुछ लगा हो कि नहीं ये चीज़ें थोड़ी सी और एलेबरेट हो सकती थी, दैट्स नो इश्यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड रेडी फॉर पार्ट 2। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।